ये कहानी एक दिहाड़ीदार मजदूर की और एक बहुत अमीर औरत की है। इसका शौहर इसे वो खुशी और मोहब्बत नहीं दे पा रहा था जो शौहर से औरत चाहती है। फिर इसने वो खुशी हासिल करने के लिए बाहर का रुख किया। मुझे यकीन है आपको आज की कहानी पसंद आएगी, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साइमा की उम्र तकरीबन 38 साल है, मगर ऐसा था कि वो अभी भी बहुत जवान नजर आती थी और जो भी इसे देखता ही रह जाता। साइमा इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द इसे हासिल करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हो जाता। साइमा का रंग दूध जैसा गोरा था, जिस्म तना हुआ और चेहरा दिलकश था, जैसे किसी ख्वाबों की शहजादी का हो। शादी से पहले साइमा के कई रिश्ते बने और टूटे, लेकिन जिस चीज की वो तलाश में थी वो साइमा को किसी से नहीं मिल सकी। लोग खुलकर कहने लगे थे कि इतनी दौलत होने का भी क्या फायदा, इस औरत की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती थी। कुछ लोग कहते थे कि साइमा बहुत ही हंसी मिजाज की है। जो भी साइमा के करीब आया आज तक इससे परेशान होकर ही चला गया। कोई साइमा को जादूगरनी कहता तो कोई कहता कि साइमा की सिर्फ एक मुस्कुराहट ही लोगों को दीवाना बना देती है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। साइमा को बचपन ही से एक आदत थी, जो चीज इसे आसानी से ना मिले साइमा इसके पीछे इस वक्त तक लगी रहती थी जब तक इसे हासिल ना कर ले। शादी से पहले साइमा की दोस्ती कई नौजवानों से रही। कई अमीर खानदानों से ताल्लुक रखने वाले इसके साथ लग गए, इसके साथ जुड़े रहे। कई फिल्मी हीरो जैसे खूबसूरत तो कई बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर काम करने वाले, सबके सब साइमा के एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। मगर साइमा को वो इत्मीनान और सुकून कभी नहीं मिला जिसकी वो तलाश में थी। सभी से महंगे तोहफे देते, सैरो तफरीह कराते, मगर कोई भी साइमा को वो हकीकी खुशी ना दे सका जिसकी इसे ख्वाहिश थी। इसलिए साइमा एक एक करके तमाम रिश्ते खत्म करती चली गई। लोग कहते थे ये औरत कभी खुश नहीं रह सकती। फिर इसकी शादी नासिर से हो गई। नासिर इसके इलाके का एक बड़ा कारोबारी आदमी था। इसकी उम्र तकरीबन 43 साल थी और डॉलर्स का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मगर शादी के बाद भी साइमा की तन्हाई खत्म नहीं हुई। नासिर हमेशा अपने कारोबार में मसरूफ रहता। जब घर आता तो फोन पर बातें करता रहता या थका हारा सो जाता। इनके रिश्ते में मोहब्बत, गुर्बत और वक्त के लिए शायद कोई जगह ही नहीं बची थी। साइमा ने एक बार फिर घर से बाहर वही चीज तलाश करनी शुरू की जिसकी वो हमेशा से मुतलाशी थी। बहुत से लोग साइमा की जिंदगी में आए और चले गए, मगर साइमा का दिल फिर भी खाली रहा। एक दिन नासिर ने कहा कि घर के सामने मौजूद बाग को नए सिरे से बनाया जाए। पुरानी दीवारें गिरा कर नया डिजाइन, खूबसूरत वाल और एक फवारा लगाया जाए। और चंद ही दिनों के बाद एक ठेकेदार आया और इसके साथ मजदूरों की एक टीम भी काम पर लग गई। तकरीबन 12-13 मजदूर थे, सभी मकामी और मेहनतकश लोग थे। इन्हीं में एक मजदूर था जिसका नाम परवेज था। इसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। कद दरमियाना, मगर जिस्म मजबूत और फिगर जैसे बरसों से सख्त मेहनत करता आया हो। वो एक करीबी गांव से आया था। ज्यादा बातें नहीं करता था, बस खामोशी से अपना काम करता रहता था। अलबत्ता इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी मासूमियत थी, इसलिए सलमा खिड़की के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। साइमा ने हल्के रंग का सूट पहन रखा था, इसके बाल बंधे हुए थे। नीचे सहन में मजदूर ईंटें और पत्थर लगा रहे थे। अचानक साइमा की नजर परवेज पर जा ठहरी। परवेज ने गर्मी की वजह से अपना कुर्ता ऊपर कर रखा था और तेज धूप में पूरी मेहनत से काम कर रहा था। इसके चेहरे और जिस्म से मेहनत साफ झलक रही थी। साइमा बेख्तियार मुस्कुरा रही थी। साइमा कुछ देर तक खामोशी से इसे देखती रही, फिर अंदर चली गई, मगर इसका दिल वहीं पर अटक गया। शाम को साइमा खुद बाहर निकली और मजदूरों के लिए ठंडा पानी और बिस्किट भिजवा दिए। सबने खुशी से ले लिए। परवेज ने नजरें झुकाकर शुक्रिया अदा किया। इसकी आवाज भारी मगर निहायत प्यारी थी। साइमा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी सख्त धूप में काम करना बहुत मुश्किल होता होगा, कभी कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करो। परवेज ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, मैडम जी, काम वक्त पर मुकम्मल करना जरूरी होता है, वरना ठेकेदार साहब नाराज हो जाते हैं। परवेज की ये सादा और खूबसूरत सी बात साइमा को बहुत अच्छी लगी। अगले दिन साइमा ने दोबारा मजदूरों के लिए ठंडा पानी भिजवाया, मगर इस बार साइमा खुद लेकर गई। परवेज ने फिर शुक्रिया अदा किया। साइमा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो इसने जवाब दिया कि परवेज। साइमा ने पूछा, तुम गांव से आते हो? परवेज ने असबाब में सर हिला दिया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर वो बाहर आ जाती, कभी फल ले आती, कभी सैंडविच, कभी चाय। दूसरे मजदूर इस बात पर हंसी मजाक भी करते, मगर परवेज हमेशा सिर्फ जरूरत की बात करता। और साइमा को महसूस होने लगा कि ये नौजवान बहुत सच्चा और बेतकल्लुफ इंसान है। इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। साइमा के दिल में ख्याल आने लगा कि शायद यही वो शख्स है जिसकी वो बरसों से तलाश कर रही थी। एक दिन साइमा ने पूछा, परवेज, तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हारी शादी हो गई है? तो परवेज मुस्कुराकर बोला, नहीं मैडम जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई। घर में एक छोटी बहन और बूढ़े वालिदैन हैं। पहले इनकी जिम्मेदारी पूरी कर लूं, फिर अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। इसकी ये बात साइमा के दिल को छू गई। साइमा ने कभी किसी को इतना जिम्मेदार नहीं देखा था। नासिर तो कभी अपने खानदान की भी परवाह नहीं करता था। इसी तरह काम चलता रहा। एक दोपहर सख्त धूप थी। तमाम मजदूर नीम के दरख्त के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। साइमा इस बार घर में बनी हुई ठंडी चाय लेकर आई और परवेज को पेश की। जब परवेज ने गिलास लिया तो इत्तेफाक से इसकी उंगलियां साइमा की उंगलियों से छू गई। इस मामूली से लिम्स ने साइमा के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर दी
और दोबारा अपने काम में वो लग गया, मगर साइमा की नजरें काफी देर तक इसी पर जमी रहीं। इस रात साइमा अपने बेडरूम में अकेली लेटी हुई थी। नासिर किसी पार्टी में गया हुआ था। इसने कहा था कि एक कारोबारी मीटिंग है, मगर साइमा के जहन में बार बार परवेज ही आ रहा था। इसे महसूस होने लगा कि शायद यही वो इंसान है जो इसे वो खुशी दे सकता है, तो इसे जो कभी नहीं मिली। फिर साइमा खुद को समझाती भी थी कि आखिर वो एक मजदूर है, एक सादा आदमी है, हमारे दरमियान क्या मुनासिब हो सकता है। मगर इस रात इसे नींद ना आ सकी। अगले दिन काम के दौरान परवेज के पांव पर चोट लग गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। साइमा ये मंजर घर से देख रही थी। साइमा फौरन बाहर आ गई और दूसरे मजदूर बोले, मैडम जी, परवेज के पांव में मोच आ गई है। साइमा ने फौरन कहा, इसे अंदर ले आओ। परवेज को सहारा देकर अंदर कुर्सी पर बिठाया गया। साइमा खुद स्प्रे लेकर आई और इसके पांव पर दवा लगाने लगी। परवेज बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इसने कहा, मैडम जी, मैं ठीक हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? साइमा ने आहिस्ता से कहा, खामोशी से बैठो वरना दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके हाथ परवेज के जख्मी पांव पर पड़ते परवेज खामोश बैठा रहा। साइमा का चेहरा इसके बहुत करीब था और एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली। परवेज ने फौरन नजरें झुका ली और इधर साइमा के दिल में अजीब सी बेचैनी और हलचल मची हुई थी। साइमा को महसूस हुआ कि ये नौजवान वाकई दूसरों से मुख्तलिफ है। इसके बाद साइमा रोज बाहर आने लगी और इसकी बहन के बारे में पूछती थी। परवेज हमेशा अदब और एहतराम के साथ जवाब देता। एक दिन साइमा ने पूछा, परवेज, क्या तुम कभी उदास नहीं होते? परवेज हंसकर बोला, मैडम जी, उदास रहने से क्या हासिल होता है? जो गुजर गया वो गुजर गया। इंसान को हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। और परवेज की ये सोच साइमा को बेहद पसंद आई। साइमा ने पहली बार किसी इंसान को इतना मुस्बत सोच रखने वाला देखा था। एक शाम जब काम खत्म हुआ तो तमाम मजदूर चले गए, मगर परवेज रुक गया क्योंकि इसका कुछ सामान वहीं रह गया था। इस वक्त साइमा घर में अकेली थी। इसने परवेज को आवाज दी और कहा, परवेज, आज मेरे साथ खाना खाओ। परवेज ने फौरन इनकार कर दिया। नहीं मैडम जी, मैं काम की वजह से मिट्टी में भरा हुआ हूँ और बहुत थक भी गया हूँ। साइमा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, पहले जाकर ताज़ा हो जाओ। मेरे शोहर की एक टी शर्ट और लोअर रखा हुआ है, वो पहन लो। परवेज बहुत झिझक रहा था, मगर साइमा के इसरार पर वो गुसल खाने में चला गया। जब वो कपड़े बदल कर बाहर आया तो वो लिबास इस पर इतना अच्छा लग रहा था जैसे कोई नौजवान लड़का हो। साइमा और वो चंद लम्हों तक दोनों खाने की मेज पर बैठ गए। साइमा ने अपने हाथ से इसके लिए खाना पेश किया। परवेज खाना तो खा रहा था, मगर साफ महसूस हो रहा था कि वो घबराया हुआ है। साइमा ने पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो परवेज ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैडम जी, ये पहली बार है कि मैं किसी इतने बड़े घर में किसी के साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ। ये सुनकर साइमा की आंखें नम हो गईं। साइमा ने नरमी से कहा, परवेज, तुम बहुत अच्छे और नेक इंसान हो। परवेज ने शर्माते हुए सर झुका लिया। रात के तकरीबन 11 बज गए थे तो परवेज जाने लगा। साइमा ने कहा, इतनी रात हो गई है, कहाँ जाओगे? अब यहीं पर रुक जाओ, दूसरे कमरे में तुम सो जाना। परवेज ने बहुत इनकार किया, मगर साइमा ना मानी। आखिरकार साइमा ने इसे मेहमानों वाले कमरे में सुला दिया और खुद अपने कमरे में चली गई। लेकिन इस रात साइमा को नींद ना आ सकी। साइमा यही सोचती रही कि शायद यही वो शख्स है जिसकी वो बरसों से तलाश कर रही थी। साइमा सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही। नीचे वाले कमरे में परवेज सो रहा था। पूरे घर में खामोशी थी, सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। साइमा को यूं महसूस हुआ जैसे कई बरसों बाद इसके घर में किसी अपने की सांसें गूंज रही हों। और कुछ देर बाद साइमा उठी, अपने बाल वगैरह संवारे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली गई। कमरे का दरवाजा जरा खुला हुआ था, अंदर रोशनी जल रही थी। परवेज सोया हुआ था और इसकी पीठ पर सख्त मेहनत के निशानात साफ दिखाई दे रहे थे। साइमा दरवाजे पर खामोशी से खड़ी हुई इसे देखती रही और दिल ही दिल में बोली, शायद यही वो इंसान है जिसका मैं इतने बरसों से इंतजार कर रही थी। सुबह होते ही परवेज जल्द उठ गया और दोबारा अपने काम में लग गया। जब साइमा बाहर आई तो वो पहले ही बाग की सफाई कर रहा था। साइमा ने मुस्कुराकर कहा, परवेज, आज थोड़ा आराम कर लो, कल रात तुम देर से सोए थे। परवेज ने अदब से जवाब दिया, नहीं मैडम जी, अभी काफी काम बाकी है, अगर वक्त पर मुकम्मल ना हुआ तो ठेकेदार साहब नाराज हो जाएंगे। साइमा हंस पड़ी और बोली, इस घर की मालकिन मैं हूँ, आज मेरी बात मानो। परवेज खामोश हो गया और अपना काम एक तरफ रख दिया। साइमा इसे साथ लेकर कोठी की छत पर गई। वहाँ साइमा ने कॉफी बनाई और दोनों ने साथ बैठकर कॉफी पी। पहली बार परवेज ने खुलकर अपनी जिंदगी के बारे में बात की। इसने बताया कि इसके घर में बहुत गुर्बत है, इसके वालिद अक्सर बीमार रहते हैं और इसकी छोटी बहन की तालीम का खर्च भी इसी के जिम्मा है। ये सब सुनकर साइमा की आंखें नम हो गईं। इसने आहिस्ता से परवेज का हाथ थाम लिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा परवेज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परवेज ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर साइमा ने इसे थामे रखा। इसी दिन से दोनों के दरमियान एक खास ताल्लुक कायम हो गया। अब साइमा रोज किसी न किसी बहाने परवेज को अलग बुला लेती, कभी छत पर, कभी ड्राइंग रूम में, तो कभी लाइब्रेरी में। और परवेज को पुराने गाने बहुत पसंद थे, इसलिए साइमा इसके लिए पुराने नगमे चला देती। आहिस्ता आहिस्ता परवेज भी साइमा के साथ खुलने लगा। शाम को जब दूसरे मजदूर चले जाते तो परवेज कुछ देर और रुक जाता। दोनों साथ बैठ के कॉफी पीते और काफी देर तक बातें करते। साइमा को महसूस होने लगा कि शायद यही वो सुकून है जिसकी वो हमेशा से तलाश में थी। परवेज कभी साइमा से कोई मुतालबा नहीं करता था, वो सिर्फ इसकी खामोशी से साइमा का साथ देता था। एक शाम साइमा बहुत दिल गिरफ्ता थी। नासिर ने फोन पर इससे झगड़ा किया था और बताया था कि वो किसी दूसरी औरत के साथ सफर पर जा रहा है। साइमा छत पर अकेली बैठी थी और इसी दौरान परवेज वहां पर आ गया। इस टाइम उसने नरमी से पूछा, मैडम जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। साइमा ने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। और परवेज खामोशी से साइमा के पास आकर बैठ गया।
इसने इतना साफ सुथरा रुमाल अपना निकाला और साइमा की तरफ बढ़ा दिया। साइमा ने रुमाल ले लिया और बरसों का दबा हुआ दर्द आंसुओं की सूरत में बहने लगा। परवेज ने आहिस्तगी से साइमा का हाथ थाम लिया। साइमा ने कई साल बाद किसी के सहारे का ऐसा एहसास महसूस किया था। साइमा देर तक रोती रही और परवेज कुछ ना बोला। वो बस खामोशी से इसके साथ बैठा रहा, इसे देखता रहा। साइमा ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो अभी इस शख्स के बगैर नहीं रह सकती। चंद ही दिन के बाद बाग का काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला था। सिर्फ रंग रोगन का काम बाकी रह गया था। साइमा को यह सोचकर खौफ महसूस होने लगा कि जब परवेज चला जाएगा तो वो दोबारा तनहा हो जाएगी। एक दिन साइमा ने परवेज से पूछा कि जब ये काम खत्म हो जाएगा तो तुम कहाँ जाओगे? परवेज ने सादगी से जवाब दिया, मैडम जी, जहाँ मजदूरी मिलेगी वहीं पर चला जाऊंगा। साइमा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास ही रुक जाओ। बाग की देखभाल करना या मेरे मावन बन जाना, जो तुम्हें मुनासिब लगे। परवेज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैडम जी, मैं आपका मजदूर हूँ और आप इस घर की मालकिन। मैं सबसे आगे नहीं बढ़ सकता। साइमा ने इसका हाथ थाम लिया और कहा, परवेज, तुम मेरे लिए सिर्फ एक मजदूर नहीं हो, तुम मेरे सबसे करीबी हो। परवेज खामोश हो गया। इसकी आंखों में भी जज्बात थे मगर वो कुछ कह ना सका। इधर नासिर को कुछ शक होने लगा था। वो जब कभी घर आता साइमा को पहले से ज्यादा खुश देखता। एक दिन इसने नौकरों से पूछा तो मालूम हुआ कि मैडम इस मजदूर के साथ घंटों बातें करती है। ये सुनकर नासिर गुस्से में आ गया। इसने फौरन साइमा को फोन किया और तंजिया अंदाज में कहा, सुना है तुम्हारा नया शौक शुरू हो गया है, एक मजदूर से मोहब्बत, कमाल है। साइमा, तुमने तो अपना मयार ही गिरा दिया। साइमा ने पहली बार बुलंद आवाज में जवाब दिया, हाँ, अगर ऐसा है तो तुम्हें इससे क्या मसला है? तुम तो कभी घर में रुके ही नहीं, तुम्हें तो हमेशा दूसरी औरतों से ही फुर्सत नहीं मिलती। नासिर हंसकर बोला, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर साइमा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसे यकीन हो गया कि नासिर को कभी इससे हकीकी लगाव था ही नहीं। इसके लिए वो सिर्फ एक ऐसी बीवी थी जो इसकी हैसियत और समाजी मकाम को बढ़ाती थी। इसी दिन साइमा ने अपना फैसला कर लिया। इसने अपने वकील को बुलाया और तलाक के कागजात तैयार करवाए। जब वो कागजात नासिर को भेजे गए तो इसने फौरन इन पर दस्तखत कर दिए। इसने सिर्फ इतना कहा, जो लेना है ले लो, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। अब सिर्फ एक काम बाकी था। साइमा ने परवेज को बुलाया। साइमा ने एक सादा सी कमीज पहन रखी थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। जब परवेज वहां पहुंचा तो इसे देखकर चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। इसने कहा, मैडम जी, आज आप कुछ मुख्तलिफ लग रही हैं। साइमा मुस्कुराई और बोली, परवेज, आज से मैं तुम्हारे लिए मैडम नहीं हूँ, सिर्फ साइमा हूँ। परवेज हैरान रह गया। फिर साइमा ने इसे सारी बात बताई कि इसकी तलाक हो चुकी है, ना सिर्फ वो जा चुका है और अब ये घर और सारी जायदाद इसी के नाम है। इसके बाद साइमा ने परवेज का हाथ पकड़कर कहा, परवेज, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरे साथ चलो, हम कहीं नई जगह जिंदगी शुरू करेंगे। तुम्हारे वालिद और तुम्हारी बहन को भी अपने साथ रखेंगे। मैं तुम्हारी बहन की पढ़ाई का बंदोबस्त करूंगी, बस तुम मुझे अपना लो। ये सुनकर परवेज की आंखें भर आईं। इसने धीरे से कहा, साइमा, मैं एक आम सा मजदूर हूँ और तुम जैसे बड़े घराने की औरत के काबिल नहीं हूँ। लोग क्या कहेंगे? साइमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुनिया ने पहले भी बहुत कुछ कहा है, अब मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी की फिक्र है। परवेज कुछ देर खामोश रहा। फिर इसने आहिस्ता से साइमा को अपने गले लगा लिया और इसे एक लम्हे में साइमा को यूं महसूस हुआ जैसे बरसों की इसकी जो तलाश थी मुकम्मल हो गई है। 4 दिन बाद दोनों परवेज के गांव पहुंचे। वहां परवेज के वालिद और बहन दोनों खुशी से रो पड़े। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनका बेटा इतने बड़े घराने की औरत को अपने घर ले आया है। और साइमा ने एहतराम से और मोहब्बत से सबको गले लगा लिया। कुछ ही अरसे के बाद साइमा ने शहर के एक पुरसकून इलाके में एक छोटा सा घर बनवाया। बाहर से सादा मगर अंदर से निहायत आरामदा। परवेज ने मजदूरी छोड़ने के बजाय अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया और साइमा हर कदम पर इसका साथ देती रही। शुरू में लोग बहुत हैरान हुए और अजीबोगरीब बातें भी की, मगर वक्त के साथ सबने इनके रिश्ते को कबूल कर दिया और शादी इन्होंने 1 साल बाद तकरीबन कर ली। और हर शख्स ये देखकर बहुत हैरान था और तकरीब में सिर्फ घर वाले और चंद करीबी हमसाए शरीक थे। साइमा ने सफ़ेद रंग का खूबसूरत सूट पहन रखा था, जबकि परवेज ने पहली मर्तबा सफ़ेद कुर्ता पजामा और खूबसूरत पगड़ी पहनी थी। शादी के बाद साइमा ने परवेज से कहा, परवेज, तुमने मुझे वो खुशी दी है जो आज तक कोई नहीं दे सका। एक सच्चा साथी जो मेरी हर बात समझे, मेरी फिक्र करे और जिसे देखकर दिल को ये एहसास हो कि ये मेरा अपना है। परवेज मुस्कुराकर बोला, और तुमने मुझे वो सब कुछ दिया जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। एक मुकम्मल खानदान, अपना घर और इज्जत भरी जिंदगी। आज 8 साल गुजर जाने के बाद भी दोनों खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। उम्मीद है नाजरीन आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें। ऐसी मजीद रोमांटिक और इमोशनल कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे अपने चैनल उर्दू मौज को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।